हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 16 फरवरी 2015 को बिहार सीजीएल ने जो एग्ज़ाम लिया था उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोग 23 फरवरी 2015 का और 2011 का बिहार सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है। तो 25% कम है, बी का मान लेते हैं कितना है 100, तो ए का कितना होगा 75। क्यों? क्योंकि 25% कम है ए का वेतन बी से। अब बोल रहा है कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो ये कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखिए अधिक कितना है 25 है, किसी से तुलना कर रहा है ए से, तो जिससे तुलना करता है उसको बटे में रखते हैं, तो ए 75 बटे में आ जाएगा गुने 100। 25 से कम 25, 25 3 75, यानी 100/3 को हम लिख सकते हैं 33.1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे निर्धारित मूल्य से 2/3 पर बेचा जाता तो 10% हानि होती, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता। तो यहाँ ध्यान देना ये है कि जो निर्धारित मूल्य है वो वास्तव में अंकित मूल्य के समान है। तो हमारा मान लेते हैं निर्धारित मूल्य MP मार्केट प्राइस को M मान लेते हैं और हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य X मान लेते हैं। ये कह रहा है कि उसे निर्धारित मूल्य से 2/3 पर यदि बेचा जाता तो 10% की हानि होती, यानी SP कितना होगा 2M/3 होगा। 2/3 पर बेचा जा रहा है किसके, निर्धारित मूल्य के। निर्धारित मूल्य क्या है हमारा, अंकित मूल्य के समान है जिसे हमने M माना है। तो अब देखिए हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य इंटू 100 बराबर हमारा क्या होगा 10%। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x माइनस 2M/3, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा x और यहाँ होगा 10 से मल्टीप्लाई, ये जो 10 है यहाँ पे, इसे लिख सकते हैं 10x बराबर 20M/3 बराबर x। इसे लिख सकते हैं 9x बराबर 20M/3। इसे लिख सकते हैं हम लोग x/m बराबर 20/27, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना है 20 है और विक्रय मूल्य कितना है अंकित मूल्य कितना है हमारा 27 है। पूछ रहा है कि निर्धारित मूल्य पर यदि बेचते, यानी कि अब जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो निर्धारित मूल्य यानी M के बराबर हो गया है और ये कितना है 27 यूनिट है और हमारा क्रय मूल्य कितना है 20। तो हमें क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो विक्रय मूल्य 27 माइनस 20 बटे में 20 गुने 100, 20 पचे 100, ये होगा 7, 7 पचे 35% हमारा आंसर हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है, तदनुसार उसे पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ या हानि हुआ। तो देखिए जब भी दो वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाती हैं और एक में R% की हानि होती है और दूसरे में R% का लाभ होता है, तो हमेशा शुद्ध हानि ही होगी, ये याद रखना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है शुद्ध प्रतिशत हानि बराबर R²/100। यहाँ पे R हमें क्या दिया है 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर/100। तो इसे क्या लिखेंगे 15 15 है 225 बटे में 100, यानी कि 2.25% हानि होगा, नेट हानि या शुद्ध हानि आप बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था, तदनुसार सोमवार को कितना तापमान था, हमें ये बताना है। अब देखिए सोमवार को मान लेते हैं मंडे, मंगलवार को हो गया ट्यूसडे और बुधवार हमारा वेडनेसडे। ये इसका औसत तापमान 40 दिया है, तो योगफल कितना होगा 40 गुने 3 120 डिग्री। उसके बाद मंगलवार यानी ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे और गुरुवार थर्सडे, इसका कितना दिया है औसत 41 डिग्री, यानी 41 गुने 3 कितना हो जाएगा 4 3 12 123 हो गया।
हमें निकालना क्या है, गुरुवार का तापमान दिया है 42 डिग्री सेल्सियस और सोमवार का हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो बुधवार से बुधवार खत्म हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो बुधवार से बुधवार खत्म, मंगलवार से मंगलवार खत्म, बचेगा क्या हमारे पास, मंडे और गुरुवार थर्सडे। ये कितना होगा, 120 में से 123 जाएगा तो बचेगा कितना, -3। अब देखिए गुरुवार का तापमान दिया है 42 डिग्री, तो -3 हमारा इधर है, तो ये 42 इधर आएगा और -3 तो कितना हो गया, 39 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत की कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। इस तरह का जब भी प्रश्न आए, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि व्यय बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं मूल्य और यहाँ पे हम लिख देते हैं खपत। तो पहले केस में व्यय क्या है, मान लेते हैं पहले जो हमारा ये 10% गिरा है, इसका मतलब क्या है, 10/100 यानी कि 1/10। तो हम कर देते हैं पहला मूल्य, पहले जो मूल्य था हमारा 10 रुपये था और बाद में ये गिर के कितना हो गया, 1 गिरा है 10% यानी कि गिर के 9 हो गया। ठीक है, 10 का 10% गिरेगा तो 9 होगा। खपत अब क्या करना है हमें, प्रश्न में कह रहा है कि हमें ऐसे खपत बढ़ानी है कि व्यय में कोई गिरावट ना आए, यानी व्यय जितना पहले था, मान लेते पहले 100 रुपये खर्च हो रहा था तो अभी भी 100 रुपये ही खर्च होना चाहिए। हम किस तरीके से खपत को बढ़ा दें, क्योंकि चीनी का दाम तो घट गया है। तो हम क्या करेंगे, इस केस में हमेशा इसको इधर रख देते हैं और इसको इधर। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, यानी खर्च तो हमारा समान है, कोई गिरावट नहीं आया है खर्च में। लेकिन मूल्य बढ़ाने के बाद पहले मूल्य ज़्यादा था तो खपत कम था, अब मूल्य बढ़ गया है तो खपत हमारा, मूल्य घट गया है तो हमने मूल्य बढ़ा लिया है। तो अब क्या करना है, हमें निकालना है कि खपत की कितनी प्रतिशत बढ़ी है। तो खपत के पहले कितना था, 9, तो 9 बढ़ा कितना है, 10 में से 9 गया 1 गुने 100 यानी कि 100/9 क्या होगा, 11×9 = 100, 11.1/9% हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 दिया है, यानी गर्ल और बॉयज़ का अनुपात दिया है 16:9, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, टोटल है कितनी, 32 लड़कियां हैं। तो देखिए 16 दूनी ये 32 है, कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से, तो बॉयज़ कितने होंगे, 9 दूनी 18 होंगे। अब पूछ रहा है कि कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। तो वास्तव में प्रतिशत निकालने के लिए हमें ये नंबर की आवश्यकता थी नहीं, हम सीधा लिख देते हैं टोटल 16 लड़कियां हैं और कुल कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 16×9 = 25 गुने कितना हो जाएगा 100, तो 25 चौके 100, तो 16 गुने 4 64 हमारा प्रतिशत क्या है, लड़कियां हैं, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तदनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे। 1 मीटर में कितना पीस बन रहा है, 8 पीस। तो आप इसे एक नियम से सॉल्व करते हैं कि चूँकि 1 मीटर कपड़े में बन रहा है 8 पीस, तो 37.5 मीटर कपड़े में कितना बनेगा, तो 8 गुने 37.5 गुना कर दीजिए, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 7 56 4 60 के 0 हासिल 6, 8 3 24 6 30, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 300 पीस बनेगा। ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंदर वृत्ताकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसे देख लीजिए, समझने के लिए आप एक फिगर बना लीजिए। मान लीजिए हमारा वृत्ताकार क्या है, खंभा है, ये टोटल 21 मीटर का है। बंदर चढ़ता है 6 मीटर 1 मिनट में, और फिर जैसे ही अगले मिनट वो चढ़ने की कोशिश करता है वो 1 मिनट में फिसल के नीचे आ जाता है, यानी कि 2 मिनट में टोटल कितना बंदर चढ़ता है, 3 मीटर। हमें उसे चढ़ाना कितना है, 21 मीटर, यानी इसमें हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अब देखिए लास्ट वाले में तो 6 मीटर सीधा चढ़ जाएगा, उसके आगे चढ़ने के लिए जब कुछ होगा ही नहीं तो फिसलेगा कैसे।
इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है, इस 21 में से पहले 6 को घटा दीजिए तो बचेगा कितना हमारा 15 मीटर। अब 15 मीटर इसको चढ़ाइए। 15 मीटर चढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 मिनट और ये हो जाएगा 15 मीटर। यानी वो 10 मिनट में कितना चढ़ रहा है, 15 मिनट चढ़ रहा है। और जैसे ही 1 मिनट उसके पास और है तो इसमें 1 मिनट हम जोड़ेंगे तो इसमें कितना जुड़ेगा, 6 मीटर जुड़ेगा। यानी कि ये 21 मीटर हो गया कितने मिनट में, 11 मिनट में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 11 मिनट में 21 मीटर वो चढ़ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 21 हो जाता है और ये 14 बोल देते हैं। 14 मिनट में वो 21 मीटर चढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट वाले में हमें ये ध्यान देना है, पहले इसको घटा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी के बीच 680 रुपये इस प्रकार से विभाजित किया जाते हैं जिससे ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तब उनको क्रमशः कितनी कितनी राशि मिली। यहाँ पे ए बी और सी है। तो अगर फ्रैक्शन में दिया है तो सबसे पहले क्या करें, 2/3 और 1/4 का आप नीचे वाले का एलसीएम निकालें, कितना होगा, 12 होगा। तो सी का मान लें 12 यूनिट है, 12 यूनिट राशि उसे मिल रही है। तो बी को कितना मिलेगा, बी को सी का 1/4 मिलेगा। तो 12 का 1/4 कितना होगा, 3 होगा। उसी तरह ए को मिल रहा है बी का 2/3, तो 3 का 2/3 कितना होगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 होगा। तो ये कितना होगा, 2:3:12। तो टोटल कितना होगा, 12 3 15 2 17। ये 17 किसके बराबर है, 680 रुपये के बराबर है, यहाँ पे हमें दिया है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 17 चौके 68 40 के बराबर। हमें निकालना किसका है, ए बी सी का मान। तो हम क्या करेंगे, सब में 40 से हम गुणा कर देंगे। तो ये ए हो जाएगा हमारा 40 दूनी 80, बी हो जाएगा 40 3 120 और सी हो जाएगा 12 चौके 48 यानी कि 480 हमारा आंसर। 80 120 और 40 बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% से बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो यहाँ देखिए, किसी संख्या में और अन्य संख्या का, तो किसी संख्या को मान लेते हैं ये ए है और ये एक अन्य संख्या जो है बी है। यानी पहली संख्या हमारी क्या होगी, ए और दूसरी संख्या बी। ऐसा मैं आपके समझने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न में कह रहा है कि किसी संख्या में यानी ए में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है, यानी बी का 20% हमने जोड़ दिया तो हमें क्या मिल रहा है, तो वह संख्या 50% से बढ़ जाती है। यानी कि ए जो है, ए का 50% बढ़ जा रहा है। तो इसे परसेंटेज हटाते हैं तो a + 20b/100 और ये होगा a + a × 50/100। 20 5 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर कितने से 5 हो जाएगा, 2। तो ये हो गया 5a + b/5, ये हो गया 2a + a/2। मल्टीप्लाई करते हैं फिर से तो ये हो जाएगा 10a + 2b = 10a + 5a। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, b/a या a/b निकालना है। तो मान लीजिए b/a हमारा क्या होगा, 5/2, यानी कि b अनुपात a कितना हो गया हमारा, 5:2। तो आंसर सी हो जाएगा। 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है। तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल या गति गुने समय, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हमें स्पीड का अनुपात दिया है कितना, 2:3:4। तो इस फॉर्मूले से देखिए आप, समय बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, सबके लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हमारा टाइम का जो अनुपात होगा वो होगा d/2, यानी ये जो स्पीड है यहाँ पे बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा d/3 और ये होगा d/4। चूँकि d सब में सेम है तो इस अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, d को हटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1/2, 1/3, 1/4 ये हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। चूँकि यहाँ पे भिन्न में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका एलसीएम लेके 12 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया, 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 4 3। आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप देखिए एस और टी का मल्टीप्लाई करके देखिए, तीनों के लिए डिस्टेंस सेम आएगा। 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 4 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तदनुसार यदि बी अकेले ही कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। ए और बी दिया है और ए प्लस बी का भी एक समीकरण दिया है हमें। ये टोटल डे हो गया, ये एफिशिएंसी हो गया। यदि दोनों साथ काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, यानी ये 18 दिन में ए प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं। अब एफिशिएंसी क्या दिया है कि ए एक कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, यानी कि अगर बी जो है 2x टाइम लेता है तो ए कितना लेगा, 3x लेगा, क्योंकि ये बी ए जो है बी से 50% अधिक समय ले रहा है। यानी बी अगर 4 ले रहा है तो बी कितना लेगा, ए कितना लेगा, 6 लेगा। इससे 4 का जो आधा है उसे ज़्यादा लेगा। तो बी अगर 2x है तो ए हमारा कितना हो गया, 3x हो गया। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 18x। 18x में 3x से भाग देंगे तो यह 6, ये होगा 9 और ये होगा x। तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, 9 6 15। एफिशिएंसी मिल गया दोनों का मिला करके 15। तो टोटल काम कितना हो गया, 18 गुने 15। इस टोटल काम को किसके द्वारा करवाना है, बी के द्वारा। तो बी का एक दिन का काम है 9, तो 9 से भाग दे देंगे, 9 दूनी 18 यानी 15 दूनी 30 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण टंकी 2.1/3 घंटों में भरती है। उस रिसाव से टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी। तो देखिए, एक नल मान लेते हैं ए है, और जो रिसाव है उसे भी एक तरीके से हम नल ही मान लेते हैं, जो क्या कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। तो एक टंकी 2 घंटे में उसे भर रही है, बी खाली कर रही है, हमें नहीं पता है। और दोनों अगर साथ खोला जाता है, मतलब पानी को अगर टंकी से हमने भर दिया है तो बी मिलके बी और ए के साथ कितने 2.1/3 यानी 3 दूनी 6 1 7/3 घंटे में भरती है। तो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना होगा, 14 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इसमें क्या, ये डे हो गया और ये एफिशिएंसी। अब इस 14 में 2 से भाग देंगे तो ये मिलेगा 7, और ये 14 में 7/3 से भाग देंगे तो मिलेगा 3। तो 7 में 3 जब घटाएंगे तो हमें बी का क्या मिलेगा, एफिशिएंसी 4। यानी कि टोटल यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जो अगर हम 14 में 7/3 से भाग देंगे तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 6। तो बचेगा हमारा कितना, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 14 में हम बी के एफिशिएंसी से भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 14 दिन में और 14 घंटे में टंकी वो जो रिसाव है जो टंकी में वो पूरे भरे हुए टंकी को खाली कर देगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 से 19 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्या को चुनना है हमें। तो ए का 1 होता है, बी 2 होता है, जेड कितना होता है 26 और वाई होता है 25। तो अब देखिए 26 1 27, 25 2 27, यानी ये इस संख्या से ये जुड़ा है और इससे ये। तो उसी तरह सी कितना होगा 3, डी होगा 4। तो 3 का कितना होगा, यहाँ पे जो पहला वाला है वो लास्ट में गया है, ये याद रखना है। तो पहले वाला पहले यहाँ पे आएगा और जो बी का वाई पे आया था तो डी का यहाँ पे हमारा आएगा। तो डी का होता है 4, तो ये होगा डब्लू यानी 23, और ये सी का 3 तो x होता है 24, यानी x और w हमारा क्या होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भेड़ संबंधित है मटन से तो हिरण किससे संबंधित है। तो भेड़ के मांस को हम बोलते हैं मटन, हिरण के मांस को बोलते हैं हम लोग वेनिजन। व्हील जो है ये गाय या भैंस के बछड़े को मांस को बोलते हैं। मीट हो गया बकरे के मांस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोची संबंधित है चमड़े से तो दर्जी किससे संबंधित होगा। तो दर्जी कपड़े से संबंधित होगा। मोची चमड़े से संबंधित काम करता है और दर्जी कपड़े से संबंधित। सोशल्स ऐसे रिलेटेड है तो ड्रिवन कैसे रिलेटेड होगा। देखिए आप ध्यान से देंगे तो OCL तो सेम है, OCIL OCL सेम है, बस एस को हमने पीछे कर दिया है। उसी तरह का रिवन में डी आगे कर देंगे तो हमारा हो जाएगा RIVEN D। तो हमारा आंसर क्या होगा, 17 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 संबंधित है 132 से, तो हमें बताना अगली संख्या इसी पैटर्न पर कौन सी होगी। तो देखिए 11 गुणे 11 + 1 का ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी 11 गुणे 12 कितना होगा, 132 होगा। अब इसमें देखिए कौन है, 10 का लीजिए तो 10 गुणे 10 + 1 कितना होना चाहिए, 10 गुणे 11 यानी 110 होना चाहिए।
तो ये नहीं होगा। 9 को लीजिए, 9 गुने 9 प्लस 1 यानी कि 9 गुने 10 यानी कि 90, तो ये है, ये हमारा सही हो जाएगा। 13 का ये स्क्वायर है 169, ये नहीं होगा। 15 का 15 गुणे 10 है 250, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/9 संबंधित है 1/81 से, यानी 1/9 का स्क्वायर करेंगे तो 1/81 आएगा। उसी तरह 1/13 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1/169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर चुनना है हमें। ऑटोबायोग्राफी, मलयालम, नोवेल, डिक्शनरी। तो अब देखिए ये सब के सब, ये ए, सी और डी, ये तीनों संबंधित हैं पुस्तक से, लेकिन मलयालम एक भाषा है न कि पुस्तक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। हमें विषम चुनना है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर संख्या चुनना है हमें। देखिए इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। पहले इस तरह के प्रश्न में सबको हम लिख लेते हैं डिटेल से। एम होगा 13, I9, G7, E5। उसके बाद इसको लिखेंगे X24, T20, Q17, O15। इसको लिखेंगे R18, N14, K11, I9। इसको लिखेंगे H8, D4, A1, Y25। अब पैटर्न ढूंढते हैं। इसमें है -4 गया है, इसमें -3 गया है और इसमें -2 गया है। इसमें देखिए -4 गया है, -3 गया है और -2 गया है। इसमें देखिए -4, -3, -2। इसमें देखिए -6, -2 और -2। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सब सेम पैटर्न पे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 21 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें विषम शब्द या अक्षर चुनना है। अब ध्यान से देंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 8 48 पूरी तरीके से भाग चल जा रहा है। 16 दूनी 32, इसमें भी पूरा भाग चला जा रहा है। 5 3 15, इसमें भी जा रहा है बस, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर 2012, 1998, 2005 और 1997, इसमें से विषम हमें चुनना है। तो अब देखिए 2012 क्या है, इसमें ये एक लीप ईयर है। अगर आप 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 5 20, 4 3 12, 503, यानी कि ये लीप ईयर है, बाकी सब लीप ईयर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर चुनना है हमें। वर्ग, समलंब, बेलन या समानांतर बहुभुज। तो अब देखेंगे सब के सब आकृतियाँ ये 2D है, मतलब वर्ग ऐसे बनेगा, एक प्लेन में होगा। समलंब भी ऐसे बनेगा, ये भी एक प्लेन में होगा। समांतर चतुर्भुज है ये, चतुर्भुज या बहुभुज। तो मान लीजिए समांतर चतुर्भुज कैसे होगा? ऐसे होगा। लेकिन बेलन 3D है, इसके लिए एक्स और वाई और जेड तीनों एक्सेस चाहिए, ये एक प्लेन में नहीं बना सकते। तो आंसर क्या होगा? सी, ये एक त्रिविमीय आकृति है, बाकी समतल वाली आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में हमें विषम शब्द या अक्षर चुनना है। 25वां नंबर है कि नौका, पनडुब्बी और नाव और पोत में हमें बताना है कि इसमें से अलग कौन है। तो आंसर क्या होगा? पनडुब्बी होगा। क्यों? क्योंकि पनडुब्बी पानी के भीतर रहती है, बाकी नाव, नौका और पोत ये सब पानी के ऊपर रहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार हमें लिखना है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए EU तो सब में सेम है, EU सब में सेम है। सब में P है लेकिन इसमें नहीं है, यानी G पहले आता है P के, तो हमारा 4 सबसे पहले डिक्शनरी में आएगा। उसके बाद अब इसको हटा देते हैं, अब बचेगा तो UP तीनों में सेम है, इस सब में देखिए। उसके बाद चौथा लेटर देखेंगे तो ये H है, ये E है, ये H, यानी H तो सब में सेम है। ये E पहले आता है H के, तो हमारा 2 हो जाएगा पहले। इसको भी हटा देते हैं। अब बचा H वाला, तो EUPH और EUPH। इसमें अब देखिए 5वां लेटर R, ये O है और ये O तो सेम हो गया, बचेगा R। तो MNOPQR, यानी O पहले आता है, R बाद में आता है। तो इन दोनों में से कोई पहले आएगा। अब O इनमें सेम हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। N भी सेम हो गया है, ये भी आगे बढ़ते हैं। I देखते हैं और Y देखते हैं। तो I पहले आता है Y के, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा और सबसे लास्ट में हमारा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो गया? 3, 4 2 3 5 1। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो एक तरीके से बायोलॉजी का रीजनिंग बोल सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? पोषण, फिर पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 2 1 एंड 4। नेक्स्ट,
नीचे एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो इस सब में हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। ए का 1 होता है, सी का 3, ई का 5, बी का 2, डी का 4, एफ का 6, सी का 3, ई का 5, जी का 7। हमें ये लेटर लिखना है। इसमें 3 शब्द होंगे, इसको बताना है। तो देखिए 1 1 2 2 1 3, तो 3 1 कितना होगा 4। 4 किसको बोलते हैं, डी को। फिर 3 1 4, 4 1 5, तो 5 1 6 होगा, यानी F6 होगा। 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8 होगा। 8 H को होता है, तो DFH हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है सेम। ए का क्या होता है, 1 B2 C3 होगा, 1 2 3। उसके बाद P होता है 16, Q 17, R 18। फिर D होता है 4 E 5 F 6, S होगा 19, T 20 U 21। तो हमें अगला शब्द बताना है। मैंने इसे सजा के इधर लिख दिया है। अब आप देखिए कि इसमें और इस टर्म में तो कोई मेल खा नहीं रहा है, लेकिन इसमें और इसमें मेल आ रहा है कि 1 में 3 जोड़ा है हमने तो 4 हुआ है, 2 में 3 जोड़ा है हमने 5 हुआ है, और 3 में 3 जोड़ा है हमने तो 6 हुआ है। उसी तरीके से इसमें देखिए 16 में 3 जोड़ा है हमने 19 हुआ है, 17 में 3 जोड़ा तो 20 हुआ है, और 18 में 3 जोड़ा है तो 21 हुआ है। तो ये वाला पैटर्न फिर आगे जाएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 5 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 8, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 9। G7 H8 I9, तो GHI हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस अनुक्रम को पूरा करना है। तो देखिए 2 में 1 जुटा है 3, 3 में 2 जुटा है 5, 5 में 4 जुटा है 9, 9 में 8 जुटा है 17। तो अब ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ है, 2 से गुणा हुआ है, इसमें भी 2 से गुणा हुआ है, इसमें भी 2 से गुणा हुआ है, तो इसमें भी 2 से गुणा होना चाहिए। तो 8 दूनी 16, तो 17 16 कितना होगा 33। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम को पूरा करना है। 7 5 12, 12 10 22, 22 20 42, 42 40 82। तो देखिए 5 दूनी 10 हुआ है, 10 दूनी 20 एंड 20 दूनी 40। तो यहाँ पे क्या होगा, 40 दूनी 80 होगा। 80 को 82 में जोड़ेंगे तो 162 हमारा आंसर होगा। देखिए इसमें हमें पैटर्न ढूंढ के पता करना है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए, हर एक ये वाला ब्लॉक सेपरेट हुआ है ऐसे, यानी ये अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग और ये वाला अलग। तो हमें लॉजिक भी इसी हिसाब से ढूंढना होगा। तो अब देखिए 7 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। 4 में क्या कीजिए 2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 8, और 7 में से 3 गया है तो 4, 4 में हमने 2 से गुणा कर दिया 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब उसी तरीके से इसका देखते हैं करके 8 और 36 वाले का। तो 11 में से हमने 8 घटाया तो बचेगा कितना 3, 3 में हमने कर दिया 2 से गुणा तो हो गया 6, और 6 का कर दिया स्क्वायर तो हो गया 36, यानी कि पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका देखते हैं, 5 में से 5 गया 0, 0 में 2 से गुणा किया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो ये भी पैटर्न फॉलो कर दिया। अब तो इसका देखते हैं, 8 में से 2 गया 6, 6 में 2 से गुणा किया 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये थोड़ा सा एग्जाम में इसका लॉजिक ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ये काफ़ी 3 लॉजिक है, घटाना है, 2 से गुणा करना है, फिर स्क्वायर करना है। तो एग्जाम में आप इसे चाहें तो छोड़ सकते हैं लास्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखें तो सीधा गुणा कर दिया है, 9 8 72, 72 3 216 हो गया। 17 21, 21 8 168 हो गया। तो 6 गुणे मान लेते हैं ये x है, तो 6 गुणे x गुणे 5 बराबर कितना हमें दे दिया है 900। कटा देते हैं, 18 5 90, 180, 30 6 180। तो x बराबर कितना हो गया 30 हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी 30, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम को हमें पूरा करना है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि लॉजिक समझने में आसानी हो। ये 82, ये 244 और ये है 730। देखिए इसमें क्या किया है, 4 में 3 से गुणा करके 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। उसी तरीके से इसमें भी हम क्या करते हैं, 82 में 3 से गुणा करके 2 घटा देते हैं, तो 3 दूनी 6, 8 तरीके 24, 246 में तो 2 जाएगा तो 244। यानी ये लॉजिक इधर भी लग गया, इसमें लग रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो
244 में 3 से गुणा करके 2 घटा देना है। 4 3 12, 12 में से 2 गया 2, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 6 1 7। सॉरी ये गलत गुणा हुआ है। 4 3 12 में से 2 गया 0, 4 3 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 6 1 7, 730। ये भी सही फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं x। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में क्या करेंगे, पहले 10 में गुणा करेंगे 3 से और 2 घटा देंगे। 10 3 30, 30 में से 2 जाएगा, कितना होगा 28। तो हमारे x बराबर कितना होगा 28। अब 28 में 3 से गुणा करके 2 घटाइए, 82 आ रहा है नहीं। 28 3 होता है 84, 84 में से 2 जाएगा तो 82, यानी कि ये हमारा मान सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अनुक्रम को पूरा करना। आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि इसमें बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है और फिर घटा है। तो इसका क्या करते हैं, अब 1000 को देखिए कैसे लिखा गया, सॉरी 10,000 को कैसे लिखा गया, 10,000 प्लस 10,000 गुने 1/10, 0 से 0 कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। 11,000 हमारा आ रहा है यहाँ पे। अब 11,000 को कैसे लिखा गया है, 11,000 प्लस 11,000 गुने 1/10। इसमें क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे क्योंकि ये घट रहा है, तो घटा के देखते हैं। पैटर्न हमें ढूंढना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,900, यानी ये भी आ गया। अब फिर 9,900 में क्या करते हैं, इस बार 1/10 इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो 9,900, 0 0 कैंसिल, तो 990 जोड़ेंगे 9,900 में, तो ये आएगा 1,890। तो ये भी हमारा आ गया 10,890, सॉरी। अब फिर 10,890 को इस बार घटाएंगे इसके 1/10 से, तो 10,890, 0 से 0 कैंसिल, तो ये घटाने के बाद हमें जो मिलेगा वो होगा 9,801। ये भी हमारा आ गया। अगला संख्या निकालना है, तो सेम पैटर्न, 9,801 प्लस करेंगे 1/10 गुने 9,801, तो ये होगा 9,801 प्लस 9,080.1। तो ये जोड़ेंगे हम, तो 1, उसके बाद 8,701.1, 10,781.1। तो लगभग ये सी के बराबर आ रहा है, तो हम सी को टिक कर देंगे। लेकिन अगर एग्जाम में इस तरीके का जब भी प्रश्न आए और अब मान ये आए और प्रश्न ऑप्शन ये दिया हो, तो एग्जाम में हम क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। बाद में कमीशन इसे इस नंबर इसके लिए सबको बराबर नंबर दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसका एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो 4 दूनी कितना हुआ है 8 और 8 तरीके 24, यानी ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसा करते हैं, ये इसमें हो सकता है एक से ज़्यादा लॉजिक फॉलो करें, तो इसको अलग से लिख लेते हैं। ये होगा 4 3 12 प्लस 2, 4 घटा देते हैं, 12 में से 4 घटा देते हैं, तो हमारा मिल जाएगा 8। फिर क्या करेंगे, 8 में हम 3 से गुणा करते हैं और 3 के 24 और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 28 मिल जाएगा। फिर 28 में 3 से गुणा करते हैं और 4 घटा देते हैं, 28 से 84 में से 4 जाएगा तो 80 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं कि 80 में 3 से गुणा करके 4 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 244 के बराबर आ रहा है। फिर 244 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करके 4 घटा देंगे, तो 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12 के 3 हासिल 1, 3 6 1 7, तो ये हो जाएगा 728। तो हमारा आंसर होगा डी 728। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, 195, 255, 285 और 345। इसमें हमें ढूंढना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें कितना जुटा है +30, इसमें कितना जुटा है +60, इसमें कितना जुटा है +30 और इसमें +60, तो इसमें कितना जुटेगा +30 जुटेगा। 30 60 30 60 30, तो ये हो गया 375, हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। इसमें देखिए आप ध्यान से ऑप्शन को और क्वेश्चन को, तो इसमें 2 ही लेटर हैं ए और बी, और टोटल कितने टोटल इसमें श्रृंखला हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम ऐसा करते हैं, इसे 6 भाग में बांट देते हैं। ये ए बी ए डैश डैश बी ए डैश ए बी, 6 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए ए बी यहाँ पे है, इसको भी ए बी रख देते हैं, ये भी ए बी ए बी ए बी, तो यानी सब में ए बी का पैटर्न बना है। तो अब खाली स्थान में जो भरा है लिख लीजिए ए बी, उसके बाद है ए, उसके बाद है बी। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए बी। यहाँ पे ये खाली स्थान नहीं है,
तो ये होगा ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तदनुसार ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, इस बार भी बता देता हूँ कि सबसे पहले हम सिंबल एक बना लेते हैं। ये गोल जो सिंबल है ये दिखाएगा फीमेल को। इसी तरीके के एडवांस क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आप ये पैटर्न याद रखेंगे तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा। स्क्वायर बॉक्सेस दिखाएंगे मेल को, ये दिखाएगा विवाहित जोड़े को, पति पत्नी। यहाँ पे ये दिखाएगा सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन को दिखाएगा, बहन बहन या भाई भाई या भाई बहन। और ये जो दिखाएगा डिफरेंस ऑफ जेनरेशन, मतलब एक वंश का अंतर। इसका मतलब यहाँ पे अगर पिता है तो यहाँ पे बेटा होगा। ठीक है, अब इसी आधार पे हम क्वेश्चंस करते हैं। ए बी की बहन है, ए यहाँ पे हो गया, ये फीमेल होगी क्योंकि ये बहन है। किसकी बहन है? बी की। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया भाई बहन से जुड़ा हुआ है। सी बी की माँ है, सी बी की माँ है तो सी यहाँ पे होगी क्योंकि एक वंश का अंतर है। तो सी बी की माँ है, चूँकि माँ महिला है तो ये इसको भी हम सर्किल कर देंगे। डी सी का पिता है, क्योंकि ये ऊपर लाइन चला जाएगा, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, हमारे लिए आसान होगा। ये ए हो गया, इसकी बहन है बी, इसकी माँ है सी, और सी का पिता है डी। क्योंकि डी पिता मेल है तो हमने स्क्वायर कर दिया। ई डी की माँ है, ई डी की माँ है तो हमने इसे सर्किल कर दिया। तदनुसार ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता है, ए और डी के बीच क्या रिश्ता है। तो ए को देखिए, सी जो है ए की माँ है और ये ए का क्या होगा? नाना हो जाएंगे। माँ के पिता को हम क्या बोलते हैं? नाना बोलते हैं। तो चूँकि पूछा है ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता है और हमें ऐसा संबंध दिया है तो हम क्या बोलेंगे? ये नतनी हो जाएगी इसकी। तो आंसर क्या होगा? 39 का डी हो जाएगा। पोती उसको बोलते हैं जब ये पिता, जब सी अगर पिता होता है और इसके पिता डी होते तब ए जो होता है इसका पोती या पोती होती, लेकिन चूँकि ये माँ है तो ये नातिन होगी। इसलिए एग्जाम में हमेशा स्लैश करके दिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर कर्मवान रखने में दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 हैं। और आप वर्ड देखेंगे तो इसमें कौन कौन से हैं? एम है, ए है, पी है, ओ है और एन है। सॉरी, ऑप्शन में ए नहीं है, एन गलती से आ गया था। एम, पी और ओ और एन है, यानी कि टोटल 4 वर्ड हैं। और टोटल हमारे पास है कितना? 16, यानी कि 4 4 का जोड़ा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, 4 4 का जोड़ा बना लेते हैं। पहला जोड़ा बन गया एम ओ डैश एन, दूसरा फिर डैश डैश पी एन, तीसरा एम ओ पी डैश, चौथा। अब देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, इसके बाद क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए, यहाँ पे एम आना चाहिए और यहाँ पे एन। उसी तरह एम ओ पी एन, एम ओ पी एन। तो हमारा आंसर क्या होगा? एम एन पी एम ओ एन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम एम डी का भाई है, तब इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित रूप से सत्य है। तो जो पिछले क्वेश्चंस में मैंने सिंबल बनाया था उसी सिंबल को ध्यान में रख के फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एम एन का भाई है, यानी कि एम जो है क्या है? मेल है, ये एन का भाई है। बी एन का भाई है तो बी भी मेल है और एन का भाई है। एवं एम डी का भाई है तो एम जो है डी का भाई है। एन और डी के बारे में हमें नहीं पता है कि एन लड़की है कि लड़का है। अगर लड़की होती तो हम बोल देते एन इन दोनों की बहन है, डी भी बहन है। और यदि एन और डी मेल होते तो हम बोल देते ये दोनों भाई हैं। अब देखते हैं, एन बी का भाई है, गलत है ये। एन भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं है कि एन क्या है, तो ये गलत हो गया। एन डी का भाई है, ये भी गलत है। एम बी का भाई है, एम बी का भाई है, बिल्कुल एम मेल है। अगर एम एन का भाई है और एन बी का, तो एम बी का भी भाई होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 41 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला का अगला पद क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले लिख लेते हैं B2 M13 वो 15, E5 वो 15, Q17, H8 Q17, S19। तो हमें ये अगला पद बताना है। देखिए 2
3 कितना हुआ 5, 5 3 8 हुआ है। 13 2 15, 15 2 17 प्लस 2 हुआ है, तो 17 2 19 होना चाहिए यहाँ पे, और ये 8 3 11 होना चाहिए, 11 19 मिल गया। इसको देखिए 15 2 17 और 17 2 19, तो ये कितना होगा 19 2 21, यानी कि 11 19 और 21 होगा। 11 किसका होता है के का, 19 एस का और यू 21 का, तो के एस यू हमारा आंसर हो जाएगा 42 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अनुक्रम में लुप्त पद को ज्ञात करना है। आप ध्यान से इस शब्द को देखिए, एडवेंचर, एडवेंचर में से ए हटा दिया और लिख दिया है डिवेंचर। फिर डिवेंचर में से डी को हटा दिया और लिख दिया है वेंचर, सॉरी इस बार आगे से नहीं पीछे से हटाया है, ई को हटा दिया और लिख दिया है डिवेंचर। अब फिर यानी एक बार आगे से हटाया है, एक बार पीछे से हटाया है, इस बार भी क्या करेगा आगे से हटाएगा, तो इस बार क्या होगा वेंचर। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा वेंचर, क्योंकि इसके बाद क्या हटाना चाहिए टेक्निकली, ये हटाएगा आर को, तो देखिए यहाँ पे आर नहीं है हमारा, वेंटू सिर्फ रह जाएगा, आर हट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वेंचर, ऑप्शन ए 43 का। यदि शब्द मशीन का कूट इतना दिया है तो उस विकल्प को चुनें जो शब्द डेंजर का सही कूट हो। अब देखिए एम को क्या लिख सकते हैं, एम होता है 13, ए 1, सी 3, एच 8, आई 9, एन 14, ई 5। आप ध्यान से देखेंगे तो 13 6 19, 6 1 7, 3 6 9, सब में 6 जुटा है, 6 5 11, 14 6 20, 9 6 15, 14 8 6 14, 3 6 9। तो हम क्या करेंगे डेंजर को लिखेंगे पहले D4, A1, N14, G7, E5, R18, सब में 6 जोड़ देंगे, तो 4 6 10, 6 1 7, 14 6 20, 7 6 13, 5 6 11 और 18 6 24, तो हमारा कितना होगा 10 7 20 13 11 24, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में नोएडा को इतना लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे एन के लिए वर्ड दिया है हमें 3, ओ के लिए दिया है 9, आई के लिए है 6, डी के लिए है 5 और ए के लिए है 8। तो इंडिया में आई के लिए कितना है 6 होगा, एन के लिए है 3, डी के लिए है 5, फिर आई के लिए है 6 और ए के लिए है 8, तो 6 3 5 6 8, ऑप्शन 45 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीप 198 है तो और जैप 246, तो वीआईपी को किस प्रकार लिखा जाएगा उसी भाषा में। तो यहाँ जेड कितना होगा 26, आई होगा 9 और पी होगा 16, तो 26 और 16 को जोड़ दीजिए कितना होगा 26 6 32 10 42 और 42 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 33, 33 में 6 से गुणा कर दीजिए, 6 18, 6 18 19, 198 हमारा आ रहा है। यानी ये किया क्या है, तो जो कॉन्सोनेंट है उसको जोड़ दिया है और जो भावेल है उसको घटा दिया है। उसी तरह जैप में भावेल 1 है तो जेड का हम लिखेंगे 26, ए का होगा 1 और पी का होगा 16, तो कॉन्सोनेंट को जोड़ दीजिए 26 6 32 10 42 और 42 में से 1 घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 41, और 41 में फिर क्या करना है 6 से गुणा करना है, तो 6 कम 6 6 चौके 24 246 हो गया। तो वीआईपी में आई क्या है भावेल है, तो भी का हो गया 22, आई का होगा 9, पी का होगा 16, तो 22 6 कितना होगा 38, 38 में से 9 घटाएंगे तो ये होगा 29, 29 में 6 से गुणा कर देंगे तो 174, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में टीचर को इस तरह लिखा जाता है तो उसी कूट लिपि में चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे। आप देखिए टी का क्या होगा 20, ई का 1, ए का 5, सॉरी ई का 5, ए का 1, ई का 5, ए का 1, सी का 3, एच 8, ई 5, आर 18। भी को देखिए भी का होता है 22, जी 7, सी 3, ई 5, जे 10, जी 7, टी 20। यानी इसमें कितना जुटा है +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, सब में +2 जुटा है। तो चिल्ड्रन का लिखते हैं C3, H8, I9, L12, D4, R18, E5, N14। इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 5, 8 2 10, 9 2 11, 12 2 14, 4 2 6, 18 2 20, 5 2 7, 14 2 16। 5 का होता है E, G7, H8, I9, J10, K11, N14, F6, T20, G7, P16। तो कितना हो गया E, J, K, N, F, T, G, P, तो ऑप्शन होगा हमारा डी।
नीचे पासे की 4 स्थितियां प्रदर्शित हैं। जब पासे के ऊपर 1 हो तो पेंदी में कौन सी संख्या होगी। अब देखिए 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे। तो 1 के बगल में कौन कौन संख्या है पहले उसी को लिख लीजिए। 1 के बगल में 4 है, 6 है, फिर 1 के बगल में है 5 और 4, तो 4 पहले ही लिख चुके हैं। फिर 1 के बगल में 3 है और 6 है, तो 6 पहले लिख चुके हैं 3। तो देखिए 1 के बगल में कौन कौन है, 4 है, 6 है, 5 है, 3 है। लेकिन 1 के बगल में 2 नहीं है, इसका मतलब 1 किसके ऑपोजिट, 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में गोल्ड को होम, कम को डन, कॉर्ड को डोज लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सन्स को क्या लिखा जाएगा। गोल्ड का पहले लिख लेते हैं। गोल्ड में G7, O15, L12, D4। होम का क्या होगा, होम में H का 8 होगा, O15, M13, E5। अब ध्यान दीजिए तो इसमें कितना जुटा है, +1, इसमें 0, इसमें +1 और इसमें भी +1। पैटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जो O है वो क्या है, भावेल है। भावेल में कुछ नहीं जोड़ा है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है उनमें 1 जुड़ा है। तो कम में भी देख लेते हैं, अगर कम में भी ऐसा है तो यही पैटर्न हो जाएगा। लिखने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी कॉर्ड, इसके लिए कॉर्ड और डोज के लिए। कम और डन का, कम का दिया C का 3, O का 15, M का 13, E का 5, तो D का 4, O का 15, N का 14, E का 5। इसमें देखिए 3 1 4 +1 +0 +1 +0, यानी कि जो भावेल है उसमें कुछ नहीं जोड़ रहा है, जो कॉन्सोनेंट है उसमें 1 जोड़ा है। तो अब सीधा सन्स का लिखते हैं। सन्स में क्या है, S19, O15, N14, S19। इसमें जोड़ेंगे +1, इसमें जोड़ेंगे 0 क्योंकि ये भावेल है, +1 +1, तो ये हो गया 20, 15, 15, 20। तो 20 को होता है TOOT, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में रेड को 6720 लिखा जाता है, तो ग्रीन को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ऐसा करते हैं, रेड का क्या होगा, R18, E5, D4। इसमें अगर आप 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 5 2 7, इसमें 2 जोड़ेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि 6 7 20। तो ये उल्टा कर दिया है इसी को, ठीक है। तो अब ग्रीन को लिखते हैं G7, R18, E5, E5, N14। तो इसमें सब में 2 जोड़ देते हैं, तो 7 2 9 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 7 और ये 16। अब इसको उल्टा करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 16 7 7 20 9, 16 77 209 हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले छोटे वाले से काउंट कीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 6 कौन सा है, ये ध्यान रखना है कि 6 ये वाला है और 7 ये वाला, और ये टोटल कितना, ये 5 है और ये हो गया हमारा 8। तो ये कितना टोटल हो गया 10। अब इसको मिटा के अब बाकी का लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए कि बड़े वाले को हमने काउंट नहीं किया था, तो ये हो गया हमारा, बड़े वाले में दो भाग होगा, एक ये होगा 11, एक ये होगा 12। उसके बाद ये हम ये और ये काउंट कर चुके थे, अगर इस लाइन को हम हटा देंगे तो ये टोटल वाला जो बड़ा वाला है ये हो जाएगा 13। तो 13 त्रिभुज मिले अभी तक। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए इस बड़े वाले को देखिए, ये हो गया 14, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, फिर इसको अगर हटा देंगे तो ये वाला हमने काउंट नहीं किया है, ये हो जाएगा 15। फिर उसके बाद हमने इन तीनों को हटा दिया तो सिर्फ ये वाला जो बड़ा है ये हो जाएगा 16। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर हटा देंगे तो ये लाइन, ये त्रिभुज हो जाएगी 17 और ये त्रिभुज हो जाएगी 18, ठीक है। उसके बाद ये हमारी कितनी हो जाएगी 19, ये हो जाएगी 20। उसके बाद इसको देखेंगे अगर आप तो ये हो जाएगी 21 और ये हो जाएगी 22। तो आंसर होना चाहिए 22 या अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, यानी फुटबॉल
और हॉकी और क्रिकेट तीनों का इंटरसेक्शन देखना है, क्योंकि प्रश्न में बोला है क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। तो एक ही पर्सन है एस जो तीनों खेलता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन के पश्चात दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? पहला कथन दिया है कि सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, तो ये अध्यापक हो गए और ये बुजुर्ग। सभी अध्यापक को टीचर से और बुजुर्ग को ओल्ड से दिखा देते हैं। कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं, अध्यापक का ये है तो इसमें कुछ इंटरसेक्शन होगा और ये वुमन हो गई, तो ये कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया, सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं। बुजुर्ग ये है और महिलाएं ये हैं, सभी ना होके एक्चुअल में क्या होना चाहिए? कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो ये तो गलत हो गया। कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती हैं, कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती हैं, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो 53 का हमारा आंसर क्या होगा? 2। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन दिया है सभी स्केटर अच्छे तैराक हैं, तो ये स्केटर का ग्रुप हो गया, स्केटर, और ये सभी हैं तो इसको घेर देना है, ये तैराक हो गया। तो सभी स्केटर जो है अच्छे तैराक हैं और सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं, तो ये हो गया धावक। अब निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ धावक स्केटर हैं, कुछ धावक स्केटर हैं, बिल्कुल इतने बड़े धावक में से ये कुछ पार्ट स्केटर हैं, तो कुछ धावक स्केटर हैं, ये सही हो गया। कुछ स्केटर अच्छे तैराक हैं, तो ये स्केटर है कुछ और ये कुछ इसके साथ इंटरसेक्शन है, तो बिल्कुल कुछ स्केटर क्या है? तैराक हैं, अच्छे तैराक हैं, तो ये भी सही हो गया। तो आंसर क्या होगा? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सही हैं। निम्न वेन आरेखों में से कौन सा वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? मानव, पक्षी और पशु। तो देखिए आप ध्यान से कि पशु में ही आता है मानव और पक्षी अलग है। पशु और पक्षी जैसे आपने पढ़ा होगा पशु पक्षी, तो पशु के अंदर आएगा मानव और पक्षी अलग होगा। जैसे समाज में आप लोग पढ़ते होंगे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो प्राणी मतलब पशु है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल, सेब, संतरे। तो फल एक बड़ा हो जाएगा डोमेन जिसमें सेब भी आएंगे और संतरे भी आएंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंबित होगी? ये एमएन हमारा दर्पण दिया है यहाँ पे, तो अब देखिए तो लाइन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे करके ये वाला जो लाइन है इसके लिए ऐसे बनेगा, और ये जो झंडा है ऊपर ऐसे, तो इसका जो झंडा ऐसे बनेगा यहाँ पे, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसा चीज़ हमें ढूंढना है। ये तो गलत हो गया, इधर हो गया डंडी, इसका डंडी उल्टा है, ये भी गलत हो गया। या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन झंडा हमने बताया था डंडी के साथ इधर जुड़ा है, तो झंडा हमारा क्या होगा? इधर होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे चित्र दिया गया और उत्तराकृति हमें बताना है कौन सा होगा। अब देखिए पहले ये आधा चंद्राकार इधर है, फिर मुड़ के इधर हो गया है, फिर मुड़ के किधर हो गया? इधर हो जाएगा, ऐसे होगा ऐसे, फिर ये मुड़ के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें दिखा रहा है ऐसा जो साइड में है? तो ऑप्शन ए दिखा रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति दिया है, हमें पूरा करना है। एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हैं, आपको पेपर ऐसे मिलेगा घुमा के, फिर ये वाला ऐसे मिलेगा और ये वाला जो आ रहा है ऐसे मिलेगा, तो हमारा आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन सी। देखिए बिल्कुल इसके जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नाकृति दिया है, इसमें क्या करेंगे हम? इसको ऐसे मिला देते हैं, सॉरी पूरा कोने में नहीं आया है ये इधर आएगा, ये मिला दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से एक आया है इधर और फिर एक दो लाइनें ऐसे जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा हमें ढूंढना है, ऐसा वाला पार्ट। तो इसमें कौन सा होगा? आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 उत्तर आकृति दी गई है, हमें बताना है कि कौन दी गए टुकड़ों से दी गई प्रश्न आकृति को बनाया जा सकता है। तो कौन से इससे बनाया जा सकता है? आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 सर्किल है, 2 डॉट भी है और ये 2 चाप भी दिया हुआ है इसमें, और एक आधा त्रिभुज भी दिया है। बाकी सब में ये नहीं है, बाकी में 3 इसमें 3 डॉट है, इसमें तो 2 डॉट, ये 4 लाइन है, इसमें भी ये अलग है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न आकृति दिया है, उत्तर आकृति हमें बताना है कौन सा आकृति बनाया जा सकता है।
तो इसका आंसर होगा बी में देखिए एक षटकोण जैसा दिया है, 4 त्रिभुज हैं, इसमें भी 4 त्रिभुज हैं, एक बीच में डॉट है, यहाँ पे एक बीच में डॉट है और दो दो इक्वल के साइन है, मतलब 1 2 3 4 जो डंडी है यहाँ पे 4 डंडी हमें मिल रही है। बाकी में ये बड़ा हो गया और ये भी नहीं हुआ, इसमें 2 ही डंडी दी हुई है। अब देखिए, अब तक के जो भी सीजीएल का पेपर हुआ है तीनों में ही लगभग इस तरीके का प्रश्न देखने को मिले हैं कि 2 हमें आव्यूह दे देता है और हमें बताता है कि मैंगो शब्द कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कोई भी शब्द दे सकता है। उदाहरण के लिए आपको बताया भी, यहाँ पे एस को हमने 14 और 19 द्वारा दर्शाया है। तो एस कहाँ पे है, एस देख लीजिए, एस यहाँ पे है, तो एस होगा 41 और एक यहाँ पे एस दिया है हमें 99 और एक एस यहाँ पे है तो ये 14, तो 14 दिया है और 99 दिया है। तो बोल रहा है कि इसी तरीके से मैंगो के लिए कौन सा शब्द होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, MANG और O इन सब के लिए जो भी संभावित नंबर है उन सबको लिख लेंगे और जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हम लोग मिला लेंगे। तो M के लिए पहले लिखिए, M कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और बस एक यहाँ पे M है और एक यहाँ पे M है, 2 M है। तो इसके लिए हो जाएगा 2 0, 2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, M का यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद इसका क्या होगा 75, तो 20 0 75 M शुरू होना चाहिए। तो 20 0 मतलब 20 और 75 सब में है, तो चारों ऑप्शन अभी सही लग रहा है। A का देखते हैं, A यहाँ पे है एक, तो हो गया 0 3, एक A यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 3 4, इसमें एक A यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो 8 6 और एक है 9 7। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं किसके लिए, N के लिए। N यहाँ पे है तो ये हो गया 12, N यहाँ पे एक है 21, एक N यहाँ पे और एक N यहाँ पे 40 और 42, 40 और 42। फिर N यहाँ पे भी दिया है तो ये हो गया 58 और एक N यहाँ पे है तो 67 और एक N यहाँ पे है, N बहुत सारा दिया है 8 9 89 और एक N यहाँ पे है 95। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं MAN के लिए हमें मिल रहा है या नहीं। 20 75 तो हमें मिल गया है, यानी ये वाला लाइन सब सही है। 86 97 34 03, तो 86 97 34 03 यानी A वाला भी सही मिल गया है। N का हम देख रहे थे, N वाले में 12 21 40 42, तो देखिए 12 21 42 है, 58 है कि नहीं देखते हैं, 58 भी है, यानी N वाला भी हमें मिल गया है। अब बचेगा हमको इसका मिला के देखना होगा G और O के लिए। तो अब G के लिए लिखते हैं हम लोग, G के लिए G को थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, O यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। G का देखिए क्या क्या होगा, एक G यहाँ पे है 13 बस और एक 0 0 यहाँ पे, उसके बाद एक G यहाँ पे है तो ये हो गया 59। तो यहाँ पे अब G का ऑप्शन देखते हैं। G के लिए हमारा जो ऑप्शन है 67 14 13 0 0, तो 0 0 और 13 और 59, 0 0 13 और 59, तो ये 67 तो नहीं है 14 भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब देखते हैं O के लिए, तो O के लिए हमें दिया है 11, O के लिए है 11 यहाँ पे 1 1 11, एक ये भी O है तो ये हो गया 31 और एक O है यहाँ पे हो गया 57, एक O यहाँ पे दिया 78 और एक O यहाँ पे है 89। तो अब देखते हैं 11 30 57 78 89, तो 30 तो हमें मिल गया, 12 है नहीं तो ये ख़त्म हो गया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। इसे हिंदी में पर्णहरित भी बोलते हैं। पर्णहरित हरा पदार्थ है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। ये केरल के पलक्कड़ ज़िले में स्थित है। अब कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है, तो पड़क्कल ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यहीं पे जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर
अवस्थित है? तो ये मांडवी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर होगा विटामिन डी की कमी से। सूखा रोग को इंग्लिश में रिकेट्स बोला जाता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, इसी की कमी से रिकेट्स होता है। इसकी खोज जो की थी एडवर्ड मेलानवी ने की थी। और ये याद रखना है कि विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील होता है। ये किस किस से मिलता है? मछली, अंडे, जिगर और मशरूम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण क्या होता है? तो मैरास्मस होता है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के परिणाम स्वरूप मैरास्मक रोग होता है। इसे एक और रोग होता है क्वार्सियोरकर। दो याद रखना है आपको, क्वार्सियोरकर और मैरास्मस, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो देखिए जी का जो फॉर्मूला होता है Gm/r²। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसका मास है m, और यहाँ पे इसका जो सेंटर है, ये सेंटर है यहाँ पे, इसका मास m है, ये है रेडियस r। तो आपको पता होगा पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, पृथ्वी थोड़ी जियोइड शेप की है, मतलब ध्रुवों पर थोड़ी पिचकी हुई है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी फैली हुई है। तो जो ध्रुवों की रेडियस है वो भूमध्य रेखा की रेडियस से क्या है? छोटी है, r इज लेस देन r है। तो 1/r इज ग्रेटर देन 1/r होगा। यहाँ पे देखिए जी जो है समानुपाती है 1/r² के, यानी कि ध्रुव पर जी ज़्यादा होगा और भूमध्य रेखा पर कम होगा। चूँकि अंटार्कटिका का कैंप ध्रुव पर है तो यहाँ पे जी का जो मान है वो सर्वाधिक होगा और यहाँ पे सबसे कम होगा। तो ऑप्शन हमारा डी, क्योंकि सर्वाधिक पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? इसका आंसर होगा पैंक्रियास या अग्नाशय, ऑप्शन बी। मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है और इंसुलिन का जब अत्यधिक प्रभाव होता है तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के कारण बनता है, जिसके वजह से उत्पादन क्षमता और दृष्टि खराब हो जाती है। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? ये लैंगरहैंस के आइलेट्स जो हैं बीटा सेल द्वारा स्रावित किया जाता है और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अग्नाशयी कोशिकाओं के समूह में पाया जाता है। ये याद रखना है कि अग्नाशय है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है। नेक्स्ट प्रश्न है, इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। आपको याद रखना है कि ये वायरस अफ्रीका के उस नदी के नाम पर रखा गया है जहां इस बीमारी को पहली बार यानी 1976 में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? व्याप्त हो सकता है ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है तो जो भी व्यक्ति नमक ले रहा होगा जिसमें आयोडीन की मात्रा होगी उसे घेंघा रोग नहीं होगा। तो नमक कहाँ कहाँ मिलेगा? तटीय क्षेत्र में मिलेगा, रेगिस्तानी क्षेत्र में भी मिलेगा, वहाँ की जो नदियाँ हैं रेगिस्तान से कुछ जल लेकर के वहाँ पे आएंगी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में नमक नहीं मिलेगा। वहाँ का जल जो होता है बिल्कुल साफ़ होता है, पीने लायक होता है, नमकीन नहीं होता है। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को आयोडीन की कमी होगी और घेंघा रोग होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो हमारा आंसर होगा पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ एकत्र होता है? तो इसका आंसर होगा लिवर में। लिवर को यकृत बोलते हैं। यह याद रखना है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो इसका आंसर होगा फाइलेरिया। फाइलेरिया एक संक्रामक उष्णकटिबंधीय रोग है। यह कई धागे जैसे किसी परजीवी राउंड वर्म के कारण होता है। इस रोग का जो राउंड वर्म है, कृमि है, उसका नाम है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। आप याद रख सकते हैं वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। और एक होता है उसका नाम है ब्रूगिया मलई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? दाब से यहाँ याद रखना है कि दबाव को प्रदर्शित करती है। तो समान वायुमंडलीय दबाव वाले को समदाब रेखाएं बोलते हैं। आप इसे समझने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लेते हैं एक हम चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें एक जगह का जो वायुमंडलीय ताप है 112 हेक्टापास्कल है, यहाँ पे है 113 हेक्टापास्कल और यहाँ पे है 112 हेक्टापास्कल,
1012 हेक्टापास्कल सॉरी, और यहाँ पे भी है 1012 हेक्टापास्कल, और यहाँ पे है 1014 हेक्टापास्कल। तो जो समदाब रेखा होगी वो ऐसे होगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ, सॉरी इधर नहीं, यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये वाली जो रेखा है समदाब रेखा, क्यों? क्योंकि यहाँ का भी दाब, वायुमंडलीय दाब, यहाँ का वायुमंडलीय दाब, यहाँ का बराबर है। तीनों को मिलाने पे जो रेखा मिलेगी इसे ही हम समदाब रेखा बोलते हैं। ये अलग अलग हैं तो इनको अलग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कक्ष किरण में समाहित होती है? तो इसका आंसर होगा लूनी। लूनी नदी कक्ष किरण में गिरती है। लूनी नदी अरावली रेंज में जो पुष्कर घाटी है वहाँ से निकलती है, और यह जो थार रेगिस्तान है उसकी सबसे बड़ी नदी है। ये राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और कक्ष किरण में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि गले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड Cl। सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग निर्भर करता है किस पे? तो तारों का जो रंग है वो उनके तापमान पर निर्भर करता है। जैसे कि छोटे तारे जो ठंडे होते हैं उनका तापमान होता है 3000 डिग्री सेल्सियस, और इनका रंग जो होता है लाल दिखाई देता है। जैसे हमारा सूरज है, वो एक छोटा तारा है और उसका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन जिनका तापमान 3000 डिग्री से 30,000 डिग्री से ज़्यादा होता है सेल्सियस से, तो उनका जो रंग होता है वो नीला होता है, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार। तो हमारा आंसर क्या होगा? तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो ये आंसर होगा अमेरिका। ये अमेरिका से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। और वसा का जो टेस्ट है वो किया जाता है एक रोलिन परीक्षण से। वसा का हम लोग टेस्ट करते हैं। इसको एक और है बोडाइन परीक्षण, उसे भी करते हैं। प्रोटीन के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं बाईयूरेट परीक्षण का उपयोग करके प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 17 अस्पृश्यता। 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। 18 में क्या है? उपाधियों का उन्मूलन है। और 14 समानता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इंग्लिश में इसका रासायनिक जो सूत्र है CaSO4 × 1/2 H2O होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो हॉल्स्टीन फ्रीजियन क्या है? ये विदेशी है। गिर, रेड सिंधी और थारपारकर ये तीनों देसी प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कैसे की जाती है? तो जब पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में मुखिया का चुनाव हो गया है, और मुखिया का जो रिजल्ट आया है चुनाव का, मान लीजिए 3 फरवरी को सपोज आया है, लेकिन जो पहली बैठक हुई है पंचायत की वो हुई है 9 फरवरी को। तो उसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का वो गिना जाएगा 9 फरवरी से, न कि 3 फरवरी से। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में 3 अनुसूचियाँ हैं। एक है केंद्र सूची, जिसे संघ सूची भी बोलते हैं, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में जो भी विषय हैं संसद को किसी से पूछना नहीं है, वो बस नियम बना देगी। समवर्ती सूची में ऐसा है कि राज्य भी बना सकती है, केंद्र भी बना सकती है, लेकिन दोनों का यदि टकराव हो गया तो केंद्र वाला नियम ही माना जाएगा, राज्य वाला कैंसिल हो जाएगा। लेकिन राज्य सूची में जो विषय है सिर्फ राज्य बना सकता है, केंद्र नहीं बना सकता। लेकिन अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित कर दे और वो बोले कि यह एक नियम हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार बना दे हमारे सभी राज्यों के लिए,
तब केंद्र जाके इस राज्य सूची में जो विषय दिया गया है उसके लिए कानून बना सकती है। ये उसी पे संदर्भ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय झंडा चक्र में आरोह की संख्या यानी तिल्लियों की संख्या 24 होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष से लिया है, ये गलत है, यह अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय धुन बजाने के लिए पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कम से कम 1/6 मत प्राप्त होना ही चाहिए। मान लीजिए उस गांव में टोटल वोटर हैं 100, जिसमें से वोट देने गए 80 लोग। 80 लोगों में से 60 लोगों का वोट सही तरीके से डाला गया, 20 लोगों का वोट गलत हो गया, उन्हें डालने नहीं आया, कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से उनका वोट डिस्कार्ड हो गया। तो इस जो वैध मत है इस 60 का 1/6 लेंगे, कितना होगा? 10 होगा। यानी कम से कम उस व्यक्ति को 10 वोट मिलने ही चाहिए। अगर 10 वोट उसे नहीं मिलता है तो उसकी जमानत की राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे में हुआ था 28 दिसंबर को। जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था वहाँ पे हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो उमेश चंद्र बैनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने लगभग भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो टोटल हमारे पास जो अधिकतम सीट है वो है 545 और 545 का 10% होना चाहिए विपक्षी दल का दल बनने के लिए और उसका नेता बनने के लिए। तो इसका 10% कितना होगा? 54.5। इसको लिख देते हैं हम लोग लगभग 55। यानी जिस किसी पार्टी के पास 55 सीट होगी वो विपक्षी दल कहलाएगा। उदाहरण के लिए अभी कांग्रेस के पास 90+ सीटें हैं तो वो अभी विपक्षी दल है, लेकिन इसके पहले लोकसभा चुनाव में उसके पास 55 से भी कम थी, यानी कि उस कार्यकाल में विपक्षी दल लगभग नहीं था, इसलिए उन्होंने गठबंधन बनाया था ताकि ये 55 का लिमिट बना सके। तो आंसर हमारा होगा 90 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका आंसर होगा 7 दिनों बाद। भारत में स्वतंत्रता के याद में प्रथम आम चुनाव स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो इसका आंसर होगा 1951। यहाँ पे 1951 होगा, ना कि 1952। एक्चुअल में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक। अब एग्जाम में 51 और 52 दोनों दे सकता है, तो उस केस में 51 मारेंगे। अगर सिर्फ 52 सिर्फ दिया है या 51, तो हम इन दोनों में से कोई एक टिक करेंगे। तो आप ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 75:25। यानी कि अगर नरेगा का योजना किसी राज्य में चल रहा है और उस पर टोटल 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 75 रुपये केंद्र सरकार देती है और 25 रुपये उस राज्य की राज्य सरकार देती है। तो आंसर होगा 93 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? इसका आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पद्धति पर आधारित थी और 3.6% GDP ग्रोथ मिला था। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 1961 से 1966। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। ये 2 युद्धों और एक सूखे की वजह से प्रभावित हुई। कौन कौन से? एक 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, इंडिया चीन युद्ध, और उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ इंडिया और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और उसके बाद एक सूखा भी आया था जिसके वजह से तीसरी योजना प्रभावित हुई थी। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो आंसर होगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है।
नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी, जिसमें जिला स्तर, प्रखंड स्तर और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाने का सिफारिश किया था। इसके बाद आया था अशोक मेहता समिति, जिन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली बनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो ये था लोक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो ये मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था 29 अगस्त 1905 को हुआ था और उनकी आत्मकथा के अनुसार उन्होंने 1926 से लेकर 1939 तक अपने करियर में 570 गोल किए थे लगभग, और उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ये फुटबॉल का सबसे पुराना प्रतियोगिता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद आता है टेनिस। तो टेनिस में जो पुरुष वाला है उस कप को बोलते हैं डेविस कप, और जो महिला वाला है उसे बोलते हैं बिली जीन किंग कप। उसके बाद आता है बैडमिंटन इसमें नहीं दिया है, हॉकी वगैरह दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका आंसर होगा मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी, दोनों को सम्मिलित रूप से ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम राज्य का लोक नृत्य है। पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी लीमा है, ना कि लापाज, लीमा। ये इसकी आधिकारिक जो भाषा है वो क्या है? स्पेनिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो यूक्रेन में स्थित है। ये जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी उस समय यूक्रेन यूएसएसआर का भाग था, यानी रसिया का भाग था, तो ये उसी संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। अब बाकी देख लीजिए, दिरहम जो है संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्रोनर स्वीडन की है और युआन चीनी गणराज्य की है, चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो इसका आंसर होगा नीलोफर भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है, क्योंकि नीलोफर जो चक्रवात है अरब सागर में आया था, न कि बंगाल की खाड़ी में। तो अब भारत का मैप देखेंगे तो ये है बंगाल की खाड़ी, तो ये हो गया पूर्वी तट, और ये पश्चिमी तट, ये है अरब सागर। तो नीलोफर जो चक्रवात है वो इधर आया था, ना कि पूर्वी तट पे। बाकी हुदहुद, लहर और हेलन ये तीनों बंगाल की खाड़ी की तरफ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो आंसर होगा खुशवंत सिंह ने। ये 1956 में लगभग इसका विमोचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो सभी जानते होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा क्यूबा। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा जल का घनत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे?
तो ये थे लॉर्ड माउंट बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो वो था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा जो था उसका सेवानिवृत्त अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की नई राजधानी क्या थी? ये है नेपिदाव। नेपिदाव ये म्यांमार का सबसे तीसरा बड़ा सबसे शहर है और ये म्यांमार का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे ही राजधानी बनाया गया है। पहले राजधानी था यांगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा भीष्म शाहनी तमस उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 से 14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? आंसर होगा कर्नाटक ने। कर्नाटक ने 80वीं बार खेली गई जो रणजी ट्रॉफी थी ये 80वीं बार 2013 से 14 में खेली गई थी। इसमें सचिन तेंदुलकर का अंतिम घरेलू मैच भी दिखाया गया था। फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर कर्नाटक ने प्रतियोगिता जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट टेटली उस समय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर होगा रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ जो भी वर्तमान पूछा जा रहा है वो 2015 के हिसाब से पूछा जा रहा है, ये याद रखना है, न कि ये अभी का है। तो ये आंसर होगा रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो आंसर होगा 1954। ये एग्जैक्ट डेट आप याद रख सकते हैं, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका आंसर होगा MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग सान सू की जो NLD की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती हैं? तो इसका आंसर होगा म्यांमार से संबंध रखती हैं। इन्हें नोबल शांति पुरस्कार विजेता ये एक नोबल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं। 2016 से लेकर के 2021 तक म्यांमार के स्टेट काउंसलर और विदेश मामलों के मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई? इसका आंसर होगा 1932 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? ये गुजरात में अवस्थित है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? इसका आंसर होगा त्रावणकोर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी के पास से शुरू होती है और पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी के बाद सोन नदी दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोयलवर पुल जो है वो सोन नदी पर ही बना हुआ है जो आरा और पटना को जोड़ता है। कोयल नदी जो है ये 285 किलोमीटर भारत में इसका लंबाई है, जो झारखंड और उड़ीसा में राज्य से होकर बहती है। पुनपुन नदी भी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और भारतीय राज्य झारखंड और बिहार के चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना जिलों से होकर बहती है। कारू नदी उड़ीसा और झारखंड राज्यों में सुंदरगढ़, केवझर जिलों के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम से होकर भी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 4 अंक वाली संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो? तो 4 अंक वाली जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कौन है? 9999। जो अपेक्षित संख्या विभाज्य होनी चाहिए वो इसके मल्टीपल में होनी चाहिए। 12, 15, 18 और 27 का जो एलसीएम होगा इसके मल्टीपल में, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। 2 6 के 12, ये 15 ही रहेगा, 2 9 18 और ये 27। 3 से ले जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 के 9, 3 9 27। फिर 3 से जाएगा 2 5 1 और 3, तो ये 2 3 6 6 18, 18 36, 36 5 180 और 180 गुने 3 कितना होगा? 540। यानी 540 वो संख्या है, छोटी संख्या, जिसमें 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या? 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 540 को 9999 में भाग दे देंगे।
दे तो कितना होगा, 540 को ले जाएंगे एक बार में, 540 9 5 ये 4 हो जाएगा, ऊपर से आएगा 9, तो ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में ले जाके देखते हैं। 0 8 चौके 32 के 2 हासिल 3 8 पंच 40 3 43 9 7 2 यानी कि 279 शेषफल बच रहा है। तो 9,999 में 279 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9720 यानी 9720 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाजन हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। तो इसका आंसर होगा वेनसांग ने। वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है, ये याद रखना है। और इब्न बतूता जो मोरक्को का एक विद्वान था वो भारत में आया था। और अल-बरूनी इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान और नीति शास्त्र का ज्ञाता था जो भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1930 के लाहौर अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र जारी किया गया था। ये पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवादियों का एक संकल्प था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा तथा चौथे को 7 गायें मिलती है। तदनुसार n का मान कितना है। गाय की संख्या क्या दी है, गाय की संख्या दी है n है, मान लेते हैं n ऑलरेडी ये दिया हुआ है। पहले बेटे को कितना मिलता है, n/2 बोला है। 4 बेटों में इस प्रकार बांटा है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है तो n/2 हो गया। फिर दूसरे बेटे को कितना मिलेगा, n/4 बोल रहा है, दूसरे को 1/4 दिया है। और तीसरे को कितना दिया है, 1/5 हिस्सा यानी n/5 दिया है। और चौथे को कितना मिला है, चौथे बेटे को मिला है 7 गाय। तो इन सब को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, टोटल n के बराबर आना चाहिए। तो n/2 प्लस n/4 प्लस n/5 प्लस 7 बराबर n। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 20, 2 दहा में 20, 10n, 4 5 20, 5n, 5 चौके 20, 4n प्लस इसको भी ले ही लेते हैं, बटे में इसके 1 है तो 20 7 140 बराबर n है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा 20n हो जाएगा। 10 5 15 4 19n प्लस 140 बराबर 20n। तो n बराबर हमें क्या मिलेगा, 140 मिलेगा, यानी गाय की संख्या कितनी थी, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38 54 80 और 110 शेष बचे। तो आप ध्यान से देखिए, 48 और 38 का डिफरेंस कितना है, 10। 64 और 54 का डिफरेंस कितना है, 10। 90 और 80 का डिफरेंस है 10 और 120 में से 110 घटाएंगे तो बचेगा 10, यानी डिफरेंस अंतर जो आ रहा है हमारा वो 10 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 48 64 90 और 120 का लघुत्तम निकालेंगे और जो संख्या आएगी उसमें से हम 10 घटा देंगे। तो 48 64 90 120 इसका लघुत्तम निकालिए। ये 48 होगा 16 3 48 तो 2 के पावर 4 गुने 3। 64 होगा 2 के पावर 5 2 के पावर 6 और 90 होगा 18 5 90 तो 9 दूनी 18 तो 3 का स्क्वायर गुने 2 गुने 5 और ये 120 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुने 10। 12 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 3 और 2 गुने 5 तो ये हो गया 2 का क्यूब गुने 3 गुने 5। अब इसमें से जो भी हाईएस्ट कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो 2 का पावर 6 ले लेंगे, फिर 3 का स्क्वायर ले लेंगे और 5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 64 गुने 9 गुने 5। 5 के 20 के 0 हासिल, 2 6 5 30 2 32 में 9 से गुणा करेंगे 0, 9 दूनी 18 9 3 27 1 28 यानी 2880 हमारा एलसीएम आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, जो अंतर आता है उसको घटा देते हैं। 2880 में से 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2870। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार यह जोड़ी गई संख्या क्या है? तो A1 से लेकर के A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A7 7 संख्याएं हैं। इनका औसत 8 दिया है, तो टोटल कितना होगा? 8 गुने 7 यानी कि 56। मैंने ये समझाने के लिए आपको लिखा है, आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा 1 से 7 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब उनमें एक संख्या जोड़ दी जाती है, यानी A1 से लेके A7 तक तो था ही, एक नया संख्या 1 से जोड़ दिया गया है, जिससे उसका औसत क्या है गया? 9 हो गया है। तो 9 गुने कितना हो जाएगा? 7 पहले था और 1 8, तो 9 8 72। तो 72 में से क्या करेंगे? 56 को घटा देंगे। तो देखिए, इसमें से, इस समीकरण में से इसको अगर घटा देंगे तो ये A1 A7 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड बचेगा x और इधर बचेगा 72 में से 56 यानी कि 16 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो धन पूर्ण संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 35 और 525 हैं। यदि एक पूर्ण संख्या 105 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। HCF दिया है 35, LCM दिया है 525, पहली संख्या 105 दिया है, दूसरी संख्या x मान लेते हैं। अब इसको 5 7 35 या सीधा 35 से कम 35, 35 तियाँ 105, फिर 3 से इसको कटा दीजिए, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 7 21, इसमें 1 बचेगा, 3 5 15, तो x इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 175 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती हैं। प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का 1001 है, तो प्रथम अभाज्य संख्याएं कौन सी है? तो प्रथम अभाज्य संख्या हमें पता नहीं है, 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ये आरोही क्रम में लिखी गई इतना पता है। तो पहला जो गुणनफल दिया है 385 का और अंतिम 3 का, ये दिया है 1001। मान लेते हैं 4 संख्याएं जो है अभाज्य A B C और D हैं, ठीक है। तो पहला प्रथम 3 कौन कौन से होगा? A B C का गुणनफल दिया है 385 और बोला है अंतिम 3 का 1001 है, यानी कि B C D अंतिम 3 B C D होगा, इसका दिया है 1001। तो क्या करते हैं, B C D को अगर इसे हम फैक्टराइज करें तो आप देखेंगे कि ये 7 गुने 11 गुने 13 का प्रोडक्ट है, और 385 में करेंगे तो 5 7 35 गुने 7 गुने 11 है। तो अब क्या कीजिए, आप ध्यान से देखेंगे तो 7 11 कॉमन है, A 5 हो गया और इसमें D हो गया 13। तो A हमें मिल गया 5, B मिल गया 7, C मिल गया 11 और D मिल गया 13। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रथम अभाज्य पूछा है तो A हमारा 5 हो जाएगा। यदि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 4:5 है और C अनुपात D 6:7 है, तो A अनुपात D निकालना है। तो देखिए, ये 2:3 हो गया, ये 4:5 और ये 6:7। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न हो तो इसका एक यूनिक तरीका ये है कि जब A अनुपात B अनुपात C, इसको नीचे लिखते हैं ताकि गुणा करने में आसानी होगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालने का जो तरीका है वो ये है कि इन दोनों को पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये A जो हमें मिलेगा 2 गुने 4 गुने 6 मिलेगा, फिर अनुपात लगाएंगे, फिर B निकालना है तो B के लिए अब इसको छोड़ देंगे, फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुने 6 से। अब B भी मिल गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है दोनों से। अब इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों में से पहला को हटाएंगे, पहला हटा के 6 को रखेंगे और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुने 5 गुने 3, तो हमें C मिलेगा 6 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 6। उसके बाद 6 का भी इसके साथ हो गया है, तो अब लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 7, 3 गुने 5 गुने 7। अब देखिए हमें निकालना किसका था? A और D का निकालना था, तो 2 गुने 4 गुने 6 अनुपात 3 गुने 5 गुने 7, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 5 35, 16:35 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा?
तो महिला और उसकी पुत्री डॉटर का अनुपात औसत आयु दिया है m+d 21, तो दोनों का योगफल कितना होगा 21 दूनी 42। उनकी आयु का अनुपात दिया है 5:, मदर और डॉटर 5:1। अगर अनुपात मध्यानुपात x मान लें तो मदर 5x हो जाएगी, डॉटर x हो जाएगी। तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 6x बराबर 42। तो x बराबर 6×7 = 42। x का मान इसमें रखेंगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यानी कि मदर 35 साल की है और डॉटर 7 ईयर्स की। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे, इसमें भी 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 12। 4 से 4 3 12, 4 10 में 40, तो 10:3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी कर सकेंगे। तो देखिए 12 पुरुष को हम मेन मान लेते हैं और वुमेन को 18, तो 12 पुरुष गुने 14 बराबर, अथवा बोला है तो 18 वुमेन गुने 14, 14 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास m/w बराबर 18/12, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कि 3:2 हो गया। यानी 3 मर्द 2 महिलाओं के बराबर है। सॉरी 3 मर्द नहीं, 2 मर्द 3 महिलाओं के बराबर है, क्योंकि ये एफिशिएंसी का अनुपात है। तो अब देखते हैं, बता रहा है कि उसी गति से यदि काम कर रहे हैं वो, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस खेत को कितने दिन में करेंगी। तो 8 पुरुष यानी 8 में, 16 महिलाएं 16 वुमेन कितने दिन में करेंगी, मान लेते हैं x दिन में करेंगी। कितना काम करना है, तो काम करना है 12m गुने 14 या फिर 18m गुने 14, हम दोनों में से कोई लिख सकते हैं, क्योंकि ये 12 पुरुष 14 दिनों में काम कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना होगा 12 गुने 14 होगा। 18 महिलाएं 14 दिन में काम कर सकती हैं, 18 गुने 14 होगा, तो दोनों में से कोई हमने ये वाला ही लिख लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए m का मान दिया है 3 यूनिट और w का मान मध्यानुपात अगर k मान ले तो m बराबर हमें क्या मिलेगा 3k और w बराबर क्या मिलेगा 2k। इसका मान रख दीजिए यहाँ पे, m का मान 8 तरीके 24k, 16 दूनी 32k गुने x और ये हो जाएगा 12 3 36k गुने 14, k से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x गुने ये होगा 4 2 6 3 2 5 56 बराबर 3 गुने 14, 14 चौके 56, यहाँ पे 36 होगा, 36 गुने इसको 36 गुने 14 है, 14 चौके 56 कट गया और 4 9 36, तो x बराबर क्या मिला है 9, यानी कि 9 दिन में वो काम पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मर्तबान में A तथा B द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव B मिला दिया जाता है, तो अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव A की मात्रा कितनी थी। तो देखिए इसका जो शॉर्टकट तरीका है, A और B का अनुपात हमें दिया है 4:1, इस मिश्रण में से हम 10 लीटर निकाल दे रहे हैं, तो अब अनुपात कितना होगा, अनुपात 4:1 ही रहेगा। क्यों, आप सपोज कीजिए कि आप एक गिलास में शरबत घोला है चीनी और पानी का, उसमें से अगर आधा गिलास आप निकाल देते हैं तो क्या वो कम मीठा हो जाएगा, नहीं, वो उतना ही मीठा होगा जितना कि पूरा गिलास था, बस अंतर इतना है कि उसमें सब अमाउंट घट गया है, लेकिन जो अनुपात है वो सेम ही रहता है। यानी पहले भी 4:1 में ही चीनी उसमें रहा होगा और आधा गिलास अगर निकाल दिए उसके बाद भी 4:1 ही रहेगा। अब देखिए, अब बोल रहा है कि इसमें हमने 10 लीटर जोड़ दिया है कि इसका B का, द्रव B का हमने मिला दिया है, तो द्रव B का जब हम मिलाएंगे तो A तो सेम ही है, A तो चेंज हुआ नहीं है, सिर्फ B चेंज हुआ है। तो अब बोल रहा है कि मिश्रण का अनुपात 2:3 हो गया है 10 लीटर मिलाने के बाद। अब इसमें देखिए अनुपात तो चेंज हो गया, चेंज होना नहीं चाहिए था, A का अनुपात तो चेंज नहीं होना चाहिए था, A 4 यूनिट था तो 4 यूनिट ही रहना चाहिए था। B चेंज हो सकता है क्योंकि B का द्रव्य हमने मिलाया है, तो हम इस चेंज को समान करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4:6। अब देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, A में कोई चेंज नहीं हुआ है, A जैसा था वैसा ही है। चेंज किस में हुआ है, B में, पहले 1 था, 10 लीटर जोड़ने के बाद ये 6 यूनिट हो गया, यानी डिफरेंस कितने का है 5 का है। 5 डिफरेंस किसके बराबर है, 10 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 यूनिट के बराबर होगा। टोटल कितना था 5 यूनिट, तो 5 गुने 2 कितना हो गया 10 लीटर हो गया,
और पहले 10 लीटर पहले से था, क्योंकि 10 लीटर पहले हमने निकाल दिया था। तो 10 + 10 मिलके कितना हो गया हमारे पास 20 लीटर, यानी वर्तमान में आरंभिक मिश्रण जो था वो 20 लीटर था। हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है। A + B + C + D का औसत 42 है, तो टोटल कितना होगा 42 × 4, यानी कि 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 होगा। तो B एवं D का गुणनफल हमें पूछ रहा है कि क्या होगा। ये ध्यान देना है कि जो संख्याएं हैं वो विषम पूर्ण संख्याएं और ये लगातार है। लगातार मतलब एक के बाद एक है। अगर पहली विषम पूर्ण संख्या x है तो दूसरी क्या होगी x + 2 होगी, तीसरी x + 4 होगी और चौथी x + 6 होगी। कैसे? मान लीजिए पहली विषम संख्या है 5, तो दूसरी कितनी होनी चाहिए 7, तीसरी कितनी होनी चाहिए 9, चौथी 11, पाँचवीं 13। तो सब में कितना ऐड हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, इसलिए हमने 2 करके मान लिया। इन सब का योगफल हमें कितना दिया है, इन सब का योगफल दिया है हमें 168। तो 4x + 6 4 10 2 12 बराबर 168। 4 से कैंसिल करेंगे तो x + 3 बराबर 42 होगा। तो x बराबर कितना होगा 39। मैंने इसमें 4 से सब में भाग दे दिया है, तो हमें मिला है x + 3 बराबर 42, तो x बराबर 39। यानी कि b हमारा कितना हो जाएगा x + 2 यानी कि 41 हो जाएगा, और d कितना हो जाएगा x + 6 यानी कि 39 × 6 45 हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है b एवं d का गुणनफल पूछ रहा है, तो 41 × 45 कर देंगे तो 5 यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो 5 इसमें दिया है, इसको टिक कर देंगे। अदरवाइज गुणा करके देख लीजिए, 5 चौके 20, 4 4 चौके 16, ये 5 4 16 2 18, 1845 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक 99 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए इसके लिए हमें चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। पहला ऑप्शन से शुरू करते हैं। 99 से पूर्णतः विभाजित है का मतलब है कि 9 से और 11 से विभाजित होनी चाहिए। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो सभी संख्या का योगफल निकालते हैं पहले। 6 7 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 4 24। ये 9 से विभाजित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ये खत्म हो गया। दूसरा देखिए, 8 1 9, 9 7 16, 16 1 17, 17 3 20, ये भी नहीं हो रहा है 9 से विभाजित। 9 से होता तभी 11 का हम चेक करते हैं। 8 7 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 2 19, ये भी नहीं हो रहा है। ये देखिए 8 5 13, 13 6 19, 19 3 22, 22 5 27, 27 9 से हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। अब 11 का देख लेते हैं। 11 का नियम क्या कहता है कि 11 के नियम जो आसान तरीका है 5 3 6 5 8। तो इसको पहले हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। 2 2 का पेयर लास्ट में नहीं बन रहा था तो मैंने 0 लगा दिया है। फिर इसको इसमें घटाएंगे तो -3, इसको इसमें घटाएंगे तो -3 और इसको इसमें घटाएंगे तो -5। तो ये कितना हो गया 5 3 8 3 11 -11, या फिर हम कह सकते हैं इसमें 11 जब जोड़ेंगे तो 0 मिल रहा है, यानी कि ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भिन्न 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मान के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें से कौन सा भिन्न चौथा होगा। टोटल भिन्न दिया है 5, हमें चौथा बताना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, यानी सबसे पहले हमें क्या रखना है? बड़ा वाला रखना है। इस तरीके के प्रश्न में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा भाग दीजिए। 4/5 का मान क्या होता है? 0.8 होता है 4/5 का मान। उसी तरह 6/7 का मान क्या होगा? 7/56, 7 × 35। 2/9 का मान क्या होगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। 9/11 का मान क्या होगा? 11/88, 11 कम 11। 3/8 का मान क्या होगा? 8 तरीके 24, बचेगा उसमें से 6, 8 7 56, 8 5 40। तो अब देखिए इसमें से कौन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन है? ये है 6/7। उसके बाद जो बड़ा है 9/11। उसके बाद जो बड़ा है वो है 4/5। उसके बाद जो छोटा है, सॉरी सबसे बड़ा 6/7 है, और उससे छोटा जो है ये है 3/8, और इससे छोटा जो है वो है 2/9। हमें सब भिन्न से चौथा हमें बताना था। चौथा आंसर कौन होगा? 3/8 होगा आंसर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है? तो मान लेते हैं उसकी जो यात्रा है
वो d किलोमीटर की है। ठीक है, तो d का 2/15 भाग कितना होगा 2d/15, 9/20 भाग कितना होगा 9d/20 और 10 किलोमीटर, तीनों मिलाकर कितना आना चाहिए टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी आनी चाहिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका एलसीएम होगा 60, 15 चौके 60, 4 दूनी 8d, 20 3 60, 29 27d और ये हो जाएगा 10/1 60 तो 600 बराबर d। तो 27 8 35d प्लस 600 बराबर 60d, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये हो जाएगा 25d बराबर 600। तो d बराबर 25 दूनी 50, 25 चौके 100 यानी d 24 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 25 परीक्षा फल का औसत 18 दिया है, यानी A1 से लेकर के A25 तक परीक्षा फल जो है 18 गुने 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। प्रथम 12 का यानी पहले A1 से लेकर के A12 का जो दिया है 12 का दिया है वो 14 दिया है औसत, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 गुने 12 तो ये हो जाएगा 168। उसके बाद बोला है आखिरी 12, तो आखिरी 12 में कहाँ से कहाँ तक संख्या आएगी, तो A14 से लेकर के A25 तक की संख्या आएगी। इसका औसत दिया है 17, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 204। ये आपको सोचना होगा कि ये 14 से 25 ही क्यों होगा। देखिए 25 में से 14 घटाइए और +1 कर दीजिए तो ये कितना होगा 11 + 1। उदाहरण के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि A3 से लेकर के A9 तक कितनी संख्याएँ हैं, तो आप क्या करते हैं 9 में से 3 को घटा के 1 जोड़ देते हैं, तो 9 में से 3 गया 6 + 1 7। अब इसको काउंट करके देखिए A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 संख्याएँ हैं। तो वही तरीका मैंने यहाँ पे भी अपनाया है कि 25 में से 14 को घटाया तो 11 और इसमें 1 जोड़ा तो टोटल 12 संख्याएँ हैं और अंतिम 12 का ही हमसे मान दिया है 17। अब क्या करेंगे, हमें 13वीं संख्या निकालनी है। तो देखिए A1 से लेकर के A25 तक संख्या हमारे पास है, बस इसमें 13 नहीं है, लेकिन इसमें 13 है, यानी इसमें से इन दोनों के योगफल को घटा देंगे तो हमें 13वां मिल जाएगा। तो यानी 450 माइनस 168 प्लस 204, तो ये कितना होगा 450 माइनस 8 4 12 को 2 हासिल 1, 20 16 32 1 33, 10 में से 2 गया 8, 14 में से। नेक्स्ट है भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यहाँ पे देखिए शेषफल दिया है हमें 46, उसी तब भाजक क्या होगा, भाजक बोला है भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, गुणक को भाजक यहाँ पे बोला गया है। ये शेषफल का 5 गुना यानी 46 गुने 5 यानी कि 230 है। उसी तरह भागफल कितना दिया है, गुणक जो है भागफल का 10 गुना है तो भागफल कितना होगा, इसका 1/2 होगा, यानी 230 में हम क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे तो ये मिल गया हमें 23। तो अब भाज्य बराबर निकालना है हमें, तो भाजक दिया है 230 गुणे 23 प्लस 46, तो ये 23 529 होगा और ये 46, तो इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5336। ये आपको ध्यान रखना कैसे आया है, गुणक भागफल का 10 गुना है। मान लेते हैं गुणक x है और तो भागफल y है, तो ये कितना हो गया 10y, तो y बराबर क्या होगा x/10 और x हमें दिया है ये 230, तो y हमें मिल जाएगा 230/10 यानी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रेखा चित्र एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियरों मजदूरों एवं प्रबंधकों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियरों की कुल संख्या 75 है तो मजदूरों की कुल संख्या क्या होगी। तो अब देखिए इसे 37.5% दिया है, किसके बराबर है 75 के बराबर है। 37.5% तो 75 इंजीनियर्स के बराबर है, तो 1% कितना होगा, ये होगा 75 बटे में 37.5। इसको लिख सकते हैं 75 बटे में 75 बटे 2, 75 ये 37.5 75 का आधा है, तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर आएगा हासिल 2, यानी कि 1% 2 के बराबर है
हमें निकालना क्या है, मजदूर की कुल संख्या जो कि 50% के बराबर है। तो इसमें 50% बराबर क्या होगा, 2 गुने 50 यानी कि टोटल 100 मजदूर होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग 23 दिसंबर को जो पेपर हुआ था 2022 में CGL का, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।